Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another edition of your pre-mix series. आज की प्रीमिक्स सीरीज़ से और अब से जो प्रीमिक्स सीरीज़ आएंगी इसके अंदर वी विल ऑल्सो बी ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट यू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम एंड बहुत इंपॉर्टेंटली देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ प्रीमिक्स ऑफ योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल सी दैट स्पेशली इन पॉलिटी एंड ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स इट्स अ हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल एज ईजी क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. बिफोर वी मूव ऑन, इम्पॉर्टेंट है आपको हम बता दें हमारी ऐसे कोर्स की टाइमलाइन जो कि 5 जुलाई से शुरू है हमारा कोर्स. ठीक है, इसमें जो है पहले आपको कंटेंट क्लासेस दी जाएंगी ताकि आपको पता लगे कि ऐसे में लिखना क्या होता है. उसके बाद जो है 19 जुलाई ऑनवर्ड से थीसिस राइटिंग होगी ताकि आपके पास जो है प्रैक्टिस हो सके, फॉलोड बाय फोर्टनाइटली ऐसे टेस्ट जो कि 30 अगस्त से होंगे. 1 नवंबर से जो है आपकी फुल लेंथ टेस्ट होंगे जहाँ पे आप पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे. 15 नवंबर से जो है असाइनमेंट्स दी जाएंगी ताकि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सके. और ये जो फुल लेंथ टेस्ट के अंदर 2 एसेस जो आपको दिए गए हैं उनको और बेहतर कैसे बनाना है और अच्छे एसेस कैसे लिखने उसको आप जान पाए. इसकी और डिटेल्स जो हैं हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम वेरी रिसेंटली आपकी 2019 प्रीलिम से ही है ये. ठीक है, अगेन बहुत ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था जिसके कारण हम बोलते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहें. ठीक है, जिसके लिए हमारी प्री क्योर सीरीज़ आती है, तो अगर आप नहीं देखते हैं उनको प्लीज़ एक रेगुलर हैबिट बना लीजिए और वॉचिंग दो सीरीज़. अब ये क्वेश्चन था अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017. इसके अंदर स्टेटमेंट्स थी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको इंटाइटल्ड है 3 महीने की प्री डिलीवरी एंड 3 महीने की पोस्ट डिलीवरी पेड लीव. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि एंटरप्राइजेस जहाँ पे क्रेचेज हैं उनको अलाउ करना है कि एटलीस्ट 6 क्रेच विजिट्स जो हैं डेली मदर्स कर पाए. थर्ड स्टेटमेंट है कि जो औरतें जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको रिड्यूस्ड बेनिफिट्स या इंटाइटलमेंट्स मिलेंगे. अब आपने जो है करेक्ट आंसर बताना था. इनमें से ऑप्शंस थे 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली. ठीक है, ऐसे अमेंडमेंट एक्ट्स, ऐसे स्कीम्स आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या बाकी कोई एक्ट्स जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं, आप उन पे टैब्स रखें. इसमें जो सही आंसर था दैट वाज सी. सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट थी, पहली 2 स्टेटमेंट्स दोनों इनकरेक्ट थी. राइट, जो आपकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो प्रोवाइड करता है फुल पेड एब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 26 वीक्स अर्लियर, जो कि 12 हफ्ते होता था. ठीक है, अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए. प्री डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जिसके कारण स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है. देन जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा विमेन एम्प्लॉयड हैं और जो विमेन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ पेड लीव है वो 12 वीक्स होगी एंड ना कि 26 वीक्स. इसलिए उनको कम एंटाइटलमेंट्स मिल रही हैं. मतलब आपकी स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है. फिर जो एक्ट है मैंडेटरी कर देता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं विमेन एम्प्लॉयज़ को बताएं कि कौन कौन से उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं. साथ ही में जिस भी एस्टैब्लिशमेंट में 50 या 50 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है. और सेक्शन 11A का जो प्रोविज़ो है वो कहता है कि एम्प्लॉयर अलाउ करेगा एटलीस्ट 4 visits a day to the crèche by the certain woman employee जिनके बच्चे वहाँ पे हैं. ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि 6 नहीं बल्कि ये 4 है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि 2017 के प्रीलिम से था एंड इनफैक्ट एक बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है. हाउएवर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कई बार लक्ष्मीकांत पढ़ के इतने बोर आ जाते हैं कि सबसे ईजी जो स्टैटिक एलिमेंट्स होते हैं उनको देखना भूल जाते हैं. अब क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा नॉमिनेशन पेपर किसके द्वारा फाइल किए जा सकते हैं. कोई भी जो कि इंडिया में रिजाइड करते हैं, अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से इलेक्शन होना है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिनका नाम इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपीयर करता है, या फिर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. और इसमें जो सही जवाब था वो आप मार्क कर सकते हैं अभी. अ वेरी इजी क्वेश्चन जो कि स्टैटिक लक्ष्मीकांत से सीधा सीधा उठाया गया है. अगर आप पार्लियामेंट का चैप्टर देखेंगे, सी है इसका आंसर, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया. हाउएवर ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनका नाम होना चाहिए ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ज़रूरी नहीं है वही कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो जहाँ से वो इलेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ से वो कंटेस्ट करें, बल्कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल पे बस उनका नाम होना चाहिए. ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए लोकसभा का कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस. सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 25 years of age and must be registered as an elector
फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि कंट्री में है। Next question again is from 2017. Again we will see a very static question. और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, and in fact it's a question जो कि अगर आपने अपनी NCERTs भी ढंग से पढ़ी है, it is a question you should be able to solve. पहली स्टेटमेंट है कि लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट को एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स मिलने चाहिए ताकि वो इलेक्ट हो सके। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा स्पीकर की पोस्ट जो है मेजॉरिटी पार्टी को जाती है एंड डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जाती है ऑपोजिशन को। और आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस थे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नो 2। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। और सही आंसर था इसका डी, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है, हम अपने बैक टू बेसिक सीरीज के अंदर जो है एनसीईआरटी इनफैक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड उसका जो पिछले हफ्ते का लेक्चर था दैट इनफैक्ट डेल्ट विद इलेक्शंस, और उसके अंदर हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किया था जो कि यूज किया जाता है फॉर द इलेक्शंस टू लोकसभा एज वेल एज स्टेट असेंबली। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ही क्या है कि जिस भी कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट्स आ गए वो जीत जाता है। कोई जो है एक मिनिमम लिमिट नहीं सेट की गई है, ये नहीं बोला गया है कि उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द वोट शेयर जीता है, मतलब 50% से ऊपर जीतना है जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। ये जो है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की इलेक्शंस में नहीं फॉलो किया जाता। मतलब हम कहते हैं कि अगर ए, बी और सी कैंडिडेट्स थे एंड 100 वोट्स जो हैं टोटल पोल हुए, सी को मिले 10, ठीक है, बी को मिले 11 और ए को मिले 12, ठीक है। अब इनमें से किसी के पास भी 51 वोट्स तो नहीं आए हैं, राइट। हाउएवर ए विल एंड अप विनिंग बिकॉज ए के पास 12 वोट्स है विच इज मोर देन बोथ बी एंड सी, ठीक है, जिनके पास 10 और 11 वोट्स हैं, राइट। दिस इज व्हाट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज। अगेन आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई मैंडेट नहीं रखा है कि आपके जो स्पीकर हैं वो मेजॉरिटी पार्टी से होंगे और डेप्यूटी स्पीकर जो है ऑपोजिशन से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने बस ये स्टेट किया है कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को दोनों को ही लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे अपने में से किसी को, ठीक है। सो ऐसी कोई मैंडेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं रखी गई है विच इज वाई स्टेटमेंट सेकंड वाज इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इज फ्रॉम द 2015 प्रीलिम्स। क्वेश्चन कहता है जब भी एक बिल रेफर किया जाता है टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इसको पास कैसे किया जाना चाहिए। पहला है अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज। अगेन अ स्टैटिक पोर्शन, समथिंग जो कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, अगर आप रेगुलर रिविजन नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसीलिए कीप रिवाइजिंग थिंग्स, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है अपनी चीज़ों को पढ़ते रहिए। अगर आप बोर आते हैं यू कैन इवन सी अ क्रैश कोर्स जिसके अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस्ड हैं, ठीक है। और इसमें सही आंसर था ए, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ज्वाइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 जिसके बारे में बात करता है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मैकेनिज्म है जो कि प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बेसिकली जब भी एक डेडलॉक आ जाता है बिटवीन द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा ओवर द पैसेज ऑफ द बिल, तो क्या होता है, तो एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे जो है जो बिल है वो पास कर दिया जाएगा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है इन द जॉइंट सेशन। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो हैं नहीं रेफर किए जा सकते टू दीज जॉइंट सेशंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 2 मिनट सीरीज जहाँ पे हम स्कीम्स डिस्कस करते हैं, तो इसको कंटिन्यूसली आप देखें। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द सोलर चरखा मिशन। पहली स्टेटमेंट कहती है मिशन जो है लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंटेग्रेट करने के लिए द आइडिया ऑफ ग्रीन इकोनॉमी को। सेकंड, ये मिशन जो है क्लस्टर अप्रोच फॉलो करता है और इसका एक एम है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है उसको कम करना। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नो 2। यहाँ पे आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 2 ओनली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो मिशन सोलर चरखा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो है एक स्टेप है,
ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ये एक एंटरप्राइज ड्रिवन स्कीम है, तो एंटरप्राइजेस जो कि इन्वॉल्व है वो इसको ड्राइव करती है और बेसिकली ये क्या इन्विसेज करता है कि आप सेटअप करेंगे सोलर चरखा क्लस्टर्स। ठीक है, तो एक क्लस्टर अप्रोच फॉलो करता है जहाँ पे 2200 से लेकर अराउंड 2000 बेनिफिशरीज जो कि इंक्लूड करते हैं स्पिन करने वाले स्पिनर्स, वीवर्स, स्टिचर्स एंड बाकी जो आर्टिजन्स हैं उनके जो हैं ये एंटरप्राइजेस बनाए जाएंगे। ठीक है, हर स्पिनर को जो है 2 चरखा दिए जाएंगे, 2 सोलर चरखा जिनकी में 10 स्पिंडल्स होंगी। ये स्कीम जो है इसका एम है इंक्लूसिव ग्रोथ ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके स्पेशली अमंग्स रूरल विमेन एंड यूथ एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये सोलर चरखा क्लस्टर्स हैं। ठीक है, तो रूरल एरियाज के अंदर भी है, एम्प्लॉयमेंट इंकरेज कर रहे हैं, ग्रोथ इंकरेज कर रहे हैं एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ग्रीन इकोनॉमी भी है। ठीक है, स्कीम जो है बूस्ट करने की कोशिश करती है रूरल इकोनॉमी को और कम करने के लिए माइग्रेशन जो कि रूरल टू अर्बन एरियाज में हो रही है। साथ ही में ये लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को इंकरेज करने की कोशिश करती है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है इंकरेज की जा सके इन द कंट्री। राइट, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।